गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सुकेंद्रीय कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, कई बार पूछा गया है। अब देखिए, ये सुकेंद्रीय मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्रक विकसित हो, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक विकसित हो तो उनको क्या बोलते हैं? सुकेंद्रीय, अर्थात यूकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक सुकेंद्रीय कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि पिछले वीडियोज़ में हमने जैसे लाइकोपेरान पढ़ा था, लाइकोपेरान के जो क्रियाविधि पढ़ी थी, तो उसमें हमने ये जान लिया है कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स कहाँ होते हैं? तो जैसे जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में जो डीएनए होता है और डीएनए पर जो जीन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र है, गुणसूत्र में डीएनए है और डीएनए में क्या है? जीन्स लगे होते हैं। अब जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स जैसे देखिए डीएनए है और डीएनए पर जो जीन्स लगे हुए हैं उसी के अनुसार क्या बनेगा? आरएनए बनेगा आपका, और जैसा आरएनए होगा वैसी ही क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। तो जीन्स क्या करते हैं? एक तरीके से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। लेकिन जो ये प्रोटीन संश्लेषण, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, तो इनको रेगुलेट कौन करता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनको कौन रेगुलेट करता है? कौन जो है इन पर जो है नियंत्रण रखता है? तो हम उसको यही जानेंगे इस टॉपिक में कि जो सुकेंद्रीय अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जीन का नियमन होता कैसे है, ठीक, जीन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सुकेंद्रीय कोशिकाओं अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन को नियमन करने के लिए 4 तरीके हैं। सबसे पहला, प्रोटीन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन। क्या है? प्रोटीन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन। एक प्रोटीन से हम जीन के प्रकटन को कैसे नियमन मतलब रेगुलेट कर सकते हैं, अर्थात इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोटीन, मतलब हम प्रोटीन के द्वारा कैसे जीन को हम रेगुलेट कर पाएंगे। आगे दूसरा आता है आपका हार्मोन द्वारा जीन क्रिया का नियमन। मतलब जो हार्मोन होते हैं वो कैसे आपके जीन की क्रिया का नियम, जो जीन होंगे उनकी क्रिया का नियमन कैसे करेंगे। अगला, सतत या विपाटित जीन्स। ये टिप्पणी बहुत पूछी जाती है कि सतत या विपाटित जीन्स क्या होते हैं। ये भी एक तरीके से जीन्स का रेगुलेट करते हैं। सिस नियामक डीएनए खंड, ये सिस नियामक डीएनए खंड क्या होता है? तो हम इसको इसमें जानेंगे। ये भी हमारे जीन्स को रेगुलेट करता है। देखिए, 4 तरीके हैं जिनसे हम जीन्स का नियमन या रेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक। ये आपके टॉपिक नहीं, बल्कि इसमें ये क्या है कि इसको जो है हम अलग अलग तरीके से ये टिप्पणी के रूप में भी पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे आपसे पूछा जाएगा विपाटित जीन्स या डिसकंटिन्यूट या स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार टिप्पणी पूछी गई है ये। या सिस नियामक खंड क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है आपका। जब अभी आप अनसॉल्व्ड जब हल करेंगे तब उसमें आपको उसमें देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं उसमें। तो चलिए देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं अर्थात सुकेंद्रीय कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन जटिल होता है। कि देखिए, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसके जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पूरा का पूरा भाई कोशिका ही एक जटिल प्रोसेस के द्वारा होती है, बनती है, ठीक। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो जीन प्रकटन का नियमन बहुत जटिल होता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोटीन्स, हार्मोन्स, रोगाणु, ठीक, विटामिन्स कोशिकाओं में प्रवेश करके संबंधित जीन का प्रेरण या दमन कर सकते हैं। मतलब आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, रोगाणु, वायरस या बैक्टीरिया कोई भी हो सकता है, विटामिन्स, जो आपकी विटामिन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये कोशिकाओं में जाती हैं और या तो वो जीन्स को प्रेरित कर देंगी। क्या कर देंगी? जीन्स को प्रेरित कर देंगी आगे सिंथेसिस करने के लिए, एमआरएनए या कोई भी आरएनए बनाने के लिए या प्रोटीन बनाने के लिए। तो जीन को प्रेरित भी कर सकते हैं या फिर उन जीनों को नष्ट भी कर सकती हैं। उन जीनों को जो काम करना चाहते थे उनको नष्ट भी कर सकती हैं। तो ये चीज़ें प्रोटीन, हार्मोन, रोगाणु, विटामिन, ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अर्थात जीन को एक्टिव भी कर सकते हैं और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। देखते हैं पहला,
प्रोटीन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन। प्रोटीन कैसे किसी जीन को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकती है देखेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय प्रोटीन। ठीक, तो केंद्रक की क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन, मतलब हम पहले ही जान चुके हैं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। ठीक, तो हम पूरा इसके विषय में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर के वही हिस्टोन प्रोटीन है। तो केंद्रक की क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन, कैसी क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से मिलकर जब हमने डीएनए पैकेजिंग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डीएनए पैकेजिंग पढ़ा था, तो हमने वहां पर हिस्टोन प्रोटीन को जाना था। आपको अगर हिस्टोन प्रोटीन के विषय में जानना है तो आप डीएनए पैकेजिंग वाला वीडियो देख लीजिए और आपको वहां पर आसानी से पता चल जाएगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है। केंद्रक की क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से मिलकर उसका पराकुंडलन करके निष्क्रिय बना देती है। हमने बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या करती है, डीएनए का जो डीएनए होता है, बहुत डीएनए का बड़ा जो है बड़ा भाग होता है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसका पराकुंडलन कर देती है। ठीक, डीएनए को पैकेजिंग कर देती है, डीएनए पैकेजिंग कर देती है। तो डीएनए का पराकुंडलन करके क्या कर देती है, निष्क्रिय बना देती है। कौन, हिस्टोन प्रोटीन क्या कर देती है, तो डीएनए का पराकुंडलन कर देती है। और पराकुंडलन होने से क्या होता है कि वो डीएनए निष्क्रिय हो जाता है। आगे डीएनए के इस निष्क्रिय भाग को, डीएनए का जो निष्क्रिय भाग है उसे क्या कहते हैं, पैराक्रोमैटिन कहते हैं, पराक्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पराक्रोमैटिन या हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि जो डीएनए का निष्क्रिय भाग होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, पराक्रोमैटिन या हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। किसको, डीएनए के निष्क्रिय भाग को। कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन करती है। कैसे करती है, उसका पराकुंडलन करके करती है। ठीक, आगे देखते हैं। क्षारीय प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता को रोक देती है। मतलब जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन, जो क्षारीय प्रोटीन है, ये क्या करेगी, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए से आरएनए किससे बनता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बनता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है, डीएनए से आरएनए बनाना। ठीक, तो क्या करेगा, ये जो क्षारीय प्रोटीन होती है क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता को रोक देती है। क्योंकि जब डीएनए है, डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए बनाएगा, तो जब हम डीएनए को ही निष्क्रिय कर देंगे तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, हमारा निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक, तो सक्रियता उसकी खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं। यह डीएनए के दोनों सूत्रों के पृथक्करण को रोकते हैं। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो क्षारीय प्रोटीन है, ये क्या करेगी, डीएनए के जो पृथक्करण है, जो दोनों डीएनए के, क्योंकि हमको पता है कि डीएनए में डबल स्टैंडर्ड होता है, दो सूत्र होते हैं, दोनों को जब पृथक किया जाता है तभी तो हमारा आरएनए बनता है। ठीक, तो वही बताया गया यहाँ पर कि यह कौन मतलब क्षारीय प्रोटीन अर्थात हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, दोनों सूत्रों के पृथक्करण को रोकते हैं। इस प्रकार ये दमन कारक का कार्य करते हैं। कौन, हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, दमन कारक का काम करता है। मतलब ये प्रोटीन जो काम जो हमारा डीएनए सक्रिय होता है उसको निष्क्रिय करने का काम करता है। ठीक, वही लिखा हुआ है, जो पृथक्करण रोकते हैं, इस प्रकार ये दमन कारक का कार्य करते हैं। ठीक, अब ये हो गए हमारे क्षारीय प्रोटीन की बात। देखिए इसने क्या किया, इसने क्या किया है कि जो हमारा डीएनए था उसको इनएक्टिव कर दिया है। ठीक, आगे देखते हैं। अम्लीय प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन तो हो गया, अब अम्लीय प्रोटीन। अम्लीय प्रोटीन डीएनए अणुओं को, अम्लीय प्रोटीन जो है डीएनए अणुओं को स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है, उनको स्टेबल बनाता है। कौन, अम्लीय प्रोटीन क्या करता है, उनको स्टेबल बनाता है, स्थिरता प्रदान करता है। आगे देखते हैं। निष्क्रिय जीन को सक्रिय करते हैं। कौन, अम्लीय प्रोटीन। ठीक, अम्लीय प्रोटीन क्या करते हैं, निष्क्रिय जीन को सक्रिय करते हैं और सक्रिय करने का काम करते हैं या सक्रिय करते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब जो निष्क्रिय जीन है, निष्क्रिय जीन को सक्रिय करने का काम कौन करता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन जिसमें हिस्टोन प्रोटीन ना हो, मतलब ऐसी प्रोटीन जिसमें हिस्टोन प्रोटीन ना हो। ठीक, तो ये क्या करेगा, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी वो क्या करेगा, वो निष्क्रिय जीन को सक्रिय करने का काम करेगा। ऐसी प्रोटीन जो निष्क्रिय जीन को सक्रिय करते हैं क्या कहलाते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहलाते हैं। मतलब नॉन हिस्टोन प्रोटीन काम ये करती हैं। ये क्रोमैटिन तंतुओं को
आकुंडलन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, क्रोमैटिन जो थ्रेड्स होते हैं, क्रोमैटिन जो तंतु होते हैं, उनका आकुंडलन करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए जो ये अम्लीय प्रोटीन है जिसको हमने क्या कह दिया, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये देखिए क्या कर रहा था, इसका पराकुंडल कर दे रहा था, इसको और कुंडलित कर दे रहा था। लेकिन जो ये हमारी अम्लीय और या नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है, ये करता क्या है कि जैसे कि हमको पता है कि वो जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, क्रोमैटिन जाल के रूप में होते हैं। ठीक, क्रोमैटिन जाल के रूप में होते हैं। तो ये जो हमारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या करती है, क्रोमैटिन तंतुओं का आकुंडल कर देती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कुंडलित होते हैं, आपस में उलझे होते हैं, एक जाल टाइप का बनाए रहते हैं। और जब तक ऐसी सिचुएशन आएगी तब तक वो कोई भी आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या, इसके लिए हमें करना क्या होगा, उनको पहले हमको आकुंडलित करना होगा। क्या करना होगा, आकुंडलित करना होगा। और आकुंडलन का काम करेगा कौन, हमारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है कैसी, अम्लीय प्रोटीन है ये। ठीक, तो यहां पर हमने ये देख लिया कि एक हमारी क्षारीय प्रोटीन थी और एक हमारी अम्लीय प्रोटीन थी। क्षारीय प्रोटीन हमारी हिस्टोन प्रोटीन थी और ये डीएनए को निष्क्रिय कर रही थी। ठीक, और जो हमारी अम्लीय प्रोटीन थी वो क्या कर रहे थे, हमारे डीएनए का जो है आकुंडलन कर रही थी और उसको सक्रिय बना रही थी। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रोटीन द्वारा जीन प्रकटन का नियमन। आगे देखते हैं, हार्मोन्स द्वारा जीन क्रिया का नियमन। एक हार्मोन्स कैसे जो है जीन क्रिया का नियमन करते हैं, तो देखते हैं। तो इंग्लिश में से क्या कहेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय हार्मोन्स। ठीक, केवल यहां पर जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, बस बाय प्रोटीन की जब क्या कर देंगे, बाय हार्मोन कर देंगे। आगे देखते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स डीएनए को आकुंडलित करके संबंधित जीन को सक्रिय करते हैं। मतलब जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक, ये आपको सभी हार्मोन्स फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलेंगे। तो जो स्टेरॉयड्स हार्मोन्स होते हैं वो डीएनए का क्या करते हैं, आकुंडलित। देखिए यहां पर आप एक बात तो समझ चुके होंगे कि जब तक डीएनए कुंडलित रहेगा, जब तक डीएनए बहुत ही फोल्ड रहेगा, वो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जब हमें डीएनए को एक्टिव करना होगा तो हमें सबसे पहले डीएनए को खोलना होगा, पूरा का पूरा बिल्कुल स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो वही है, स्टेरॉयड हार्मोन डीएनए को आकुंडलित करके संबंधित जीन को सक्रिय करते हैं। देखिए जब जीन कहाँ है, डीएनए पर है, और जब डीएनए ही फोल्ड है तो हमें जीन दिखाई कहाँ दे रहे हैं, तो उसका प्रोटीन संश्लेषण हो ही नहीं पाएगा। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम उसको क्या करेंगे, बिल्कुल उसका जो है आकुंडलन कर लेंगे, अनविंडिंग कर देंगे उसका। ये होगा किसके, तो हम देखिए यहाँ पर हमने अम्लीय प्रोटीन के द्वारा कर लिया था, और यहाँ किसके द्वारा कर रहे हैं, हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन के द्वारा कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा डीएनए कैसा हुआ, आकुंडलित हुआ, तुरंत उसके जीन क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप एमआरएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। हमको पता है कि डीएनए पर जीन्स होते हैं और जैसा जीन्स होगा वैसा एमआरएनए बनेगा, या कोई भी आरएनए बनेगा, आरआरएनए बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें जीन्स को, हमें पहले डीएनए का आकुंडलन करना होगा और फिर उसके बाद जीन्स सक्रिय हो जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोटीन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हार्मोन द्वारा जीन क्रिया का नियंत्रण करते हैं। तीसरा आता है सतत या विपाटित जीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टिप्पणी कई बार पूछी गई है कि सतत या विपाटित जीन्स क्या होते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस और स्प्लिट जीन्स। डिसकंटिन्यूअस और स्प्लिट जीन्स, चाहे हम डिसकंटिन्यूअस जीन्स कहें और चाहे हम स्प्लिट जीन्स कहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है आपकी। ठीक, अब इस चैप्टर में केवल टिप्पणियां ही बची हैं आपकी, बाकी तो सभी टॉपिक लगभग समाप्त हो चुके हैं। 4-5 दिन में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, तो देखते हैं सतत या विपाटित जीन्स, डिसकंटिन्यूअस या स्प्लिट जीन्स क्या होते हैं, देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, अर्थात सुकेंद्री, चाहे हम हिंदी में सुकेंद्री कहें और चाहे इंग्लिश में हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहें, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं या कोशाओं में आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए खंडों में स्थित होती हैं। हम पहले से जानते हैं कि हमारी आनुवंशिक सूचनाएं कहाँ होती हैं, डीएनए खंडों पे होती हैं, और किस रूप में होती हैं, जीन्स के रूप में होती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए खंडों में स्थित होती हैं। इन कोडित खंडों को एक्सान कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में एक्सान क्या है, तो हम बता देंगे कि डीएनए खंडों में जो आनुवंशिक सूचनाएं स्थित होती हैं, अर्थात वे डीएनए के खंड, डीएनए के वे खंड
डीएनए के वे खंड जिन पर आनुवंशिक सूचनाएं स्थित होती हैं। डीएनए के वे खंड जिन पर आनुवंशिक सूचनाएं स्थित होती हैं क्या कहते हैं? इन खंडों को एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए खंडों में होती हैं। इन खंडों को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। इन कोडित खंडों के मध्य, मतलब डीएनए में भाई पूरे के पूरे एक्सॉन ही थोड़ी ना लगे होंगे। हम पहले जान चुके हैं कि डीएनए पर कुछ जीनी और कुछ गैर जीनी खंड पाए जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं, इन खंडों को एक्सॉन कहते हैं। इन कोडित खंडों के मध्य, मतलब जो ये जिन पर ये कोड लगे हुए हैं जिनको एक्सॉन कहते हैं, इन एक्सॉन के मध्य या कोडित खंडों के मध्य, चाहे हम कोडित खंड कहें और चाहे एक्सॉन कहें, तो इन कोडित खंडों के मध्य अकोडित डीएनए खंड, कैसा? अकोडित डीएनए खंड स्थित होते हैं। मतलब जिन पर कोड ही नहीं होता है, तो अकोडित डीएनए खंड स्थित होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तो कंपटीशन में पूछ देता है कि इंट्रॉन्स क्या डीएनए की कैसी इकाई है। पूछेगा इंट्रॉन्स डीएनए की कैसी इकाई है, तो हम बोलेंगे डीएनए की अकोडित इकाई है, उस पर कोड ही नहीं है। पूछेगा एक्सॉन क्या है, तो डीएनए की कोडित इकाई है, उस पर कोड है। ठीक, तो जिस पर कोड नहीं है, और ये है कहाँ? एक्सॉन के बीच बीच में लगे हुए हैं। ठीक, एक्सॉन के बीच बीच में लगे हुए हैं और इन पर क्या है? ये अकोडित डीएनए खंड है। क्या है? कैसे हैं ये? डीएनए के अकोडित डीएनए खंड है और इनको कहते क्या है? इंट्रॉन्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं, हमने जान लिया एक्सॉन क्या है और इंट्रॉन्स क्या है। आगे देखते हैं, एक्सॉन व इंट्रॉन्स। एक्सॉन व इंट्रॉन्स दोनों प्रकार के खंड से एमआरएनए बनता है। मतलब जो एमआरएनए का निर्माण होगा वो एक्सॉन व इंट्रॉन्स दोनों प्रकार के खंडों से होता है। आगे देखते हैं, एमआरएनए के कार्यों पर प्रोटीन्स का नियंत्रण होता है। देखिए, जो एमआरएनए है, जब एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए खुद एक प्रोटीन बनाएगा। एमआरएनए क्या बनाएगा? एक प्रोटीन ही तो बनाएगा। लेकिन इससे पहले जो प्रोटीन बन चुकी होगी, वो एमआरएनए के कार्यों पर जो है, एमआरएनए का कार्यों पर प्रोटीन्स का नियंत्रण, मतलब जो प्रोटीन्स बन चुकी है पहले, वो फिर से एमआरएनए के जो नई प्रोटीन्स बना रहा है उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको देखेगा कि ऐसा नहीं कहीं पर कोई त्रुटियां हो जाए। ठीक, तो वही एमआरएनए के कार्यों पर प्रोटीन्स का नियंत्रण होता है। ये हो गया हमारा तीसरा। इसमें हमने क्या जान लिया? एक्सॉन जान लिया और इंट्रॉन्स जान लिया। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक, आगे देखते हैं, सिस नियामक डीएनए खंड, सिस रेगुलेटरी डीएनए सेगमेंट। सिस रेगुलेटरी डीएनए सेगमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए अणुओं का संश्लेषण अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। यहां पर आप एक नई चीज जान रहे हैं कि जैसा हमने अभी जान लिया है कि आरएनए जो होते हैं 3 प्रकार के हैं मोस्टली। कौन कौन से? टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए हैं। तो इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो सबके लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक, सबके होता आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अगर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है तो उसी के आधार पर ये कई प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो जाएंगे ये। तो हम यहाँ पर क्या जान रहे हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए होता है उसका निर्माण अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। अब देखते हैं कौन कौन से एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट है वो क्या बनाएगा? हमारा टीआरएनए बनाएगा। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड है वो हमारा क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड है हमारा, वो क्या बनाएगा? आरआरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। मतलब जो तीनों प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्रमशः टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए के संश्लेषण को प्रेरित करते हैं। कौन? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या बनाते हैं? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, इसका निर्माण करते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, अतः तीनों प्रकार के आरएनए का संश्लेषण अलग अलग डीएनए खंडों पर होता है। मतलब जो आरएनए निर्माण होंगे जैसे टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, तो ये जो आरएनए खंड बनेंगे तो इनका निर्माण कहाँ होगा? तो डीएनए के अलग अलग खंडों पर होगा। कहाँ? अलग अलग। डीएनए का जो अलग खंड है वो अलग आरएनए बनाएगा और जो दूसरा खंड है वो अलग आरएनए बनाएगा। तो इस प्रकार से डीएनए के अलग अलग खंडों पर आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक, इसका नियंत्रण अलग अलग प्रोटीन द्वारा होता है। ठीक,
इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो जो आरएनए बनेंगे उसका नियंत्रण भी एक अलग प्रकार की प्रोटीन्स के द्वारा होगा, क्योंकि देखिए प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स एक प्रकार की एंजाइम भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एंजाइम हैं वो सब प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। जितने भी प्रोटीन है वो सब एंजाइम है, ठीक। जितने भी एंजाइम है वो सब क्या है? प्रोटीन है। और जितने भी प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमने सिस नियामक डीएनए खंड को जान लिया। तो हमने यहाँ पर चारों पार्ट जान लिए कि किसके द्वारा सुकेंद्रीय अर्थात यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जीन प्रकटन का नियमन होता है। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।